हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्री। तो समझते हैं पहले कि शेयर कैपिटल के बारे में कि शेयर कैपिटल क्या है। उसके बाद हम उसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे। थ्योरी पोर्शन हम इस चैप्टर का बाद में करेंगे। देखो बच्चों, मान लो कि एक कंपनी है, कोई भी कंपनी हम खोलना चाहते हैं। तो अगर हम कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि एक अकेला इंसान बिजनेस में पूंजी लगाता है और सारी पूंजी वो अकेले लगाता है, जिस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है उस बिजनेस का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या था, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ लोग इकट्ठा होकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं वो सब पूंजी मिलाते हैं, सब कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो होता क्या है कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस से थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई लोग मिलकर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन बच्चों, जो बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर करना हो तो उस वक्त सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का बिजनेस करना सही नहीं है। उस वक्त क्या होता है कि हमें कंपनी बनानी पड़ती है। तो आज मैं समझाऊंगा कि कंपनी में कैपिटल कैसे इकट्ठी की जाती है। बच्चों, सबसे पहले एक बात समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक कंपनी ने डिसाइड किया कि उसे टोटल 1 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए। अब ऐसा मान लो कि ये 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। ये इतनी बड़ी रकम है कि कोई अकेला इंसान 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। तो फिर क्या होगा? तो कंपनी क्या करेगी, कुछ शेयर्स छपवाएगी। मान लो इस तरीके से एक शेयर बनाएगी कंपनी का, और इस शेयर का प्राइस रखेगी 10 रुपये। एक शेयर 10 रुपये। तो कितने शेयर्स बनाएगी कंपनी? नंबर ऑफ शेयर। कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है और कंपनी ने एक शेयर 10 रुपये का बनवाया। तो अगर कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है और कंपनी ने एक शेयर 10 रुपये का बनवाया, तो इसका मतलब ये है, चलो मान लेते हैं एक शेयर कंपनी ने 100 रुपये का छपवाया। तो अगर कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है और एक शेयर 100 रुपये का है, तो इस केस में कंपनी 1000 शेयर छपवाएगी। अब बच्चों, ये 1000 शेयर बेचे जाएंगे पब्लिक को, और ये 1000 शेयर कोई अकेला आदमी नहीं खरीदेगा। इस 1000 शेयर को खरीदने वाले बहुत से लोग होंगे, कई लोग मिलकर इसको खरीदेंगे। जैसे किसी ने 5 शेयर खरीदे, किसी ने 10 खरीदे, किसी ने 50 खरीदे, किसी ने 1 शेयर खरीदे, किसी ने 100 खरीदे, किसी ने 150 खरीदे। इस तरीके से कंपनी के शेयर्स बिकेंगे और टोटल 1000 शेयर कंपनी के बिक जाएंगे। अगर कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का है और 1000 शेयर अगर बिक जाए तो कंपनी के पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। और ये 1 लाख रुपए जब कंपनी के पास आएंगे तो कंपनी के किसी एक पर्सन के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। कई लोगों ने मिलके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। कोई 100 शेयर खरीदेगा, कोई 200 शेयर खरीदेगा, कोई 150 शेयर खरीदेगा, कोई 50 शेयर खरीदेगा, कोई 1 शेयर खरीदेगा, कोई 2 शेयर खरीदेगा। ऐसे करते करते 1000 शेयर बिक जाएंगे। तो बच्चों, यही होता है शेयर का मतलब। ठीक है, इसकी थ्योरी में तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अब एक बात और समझ लेते बच्चों कि जब भी कंपनी कोई शेयर्स इशू करती है तो उस वक्त कंपनी क्या करती है। वैसे जो बातें मैं बता रहा हूँ ये पुराने टाइम की बातें, आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता नॉर्मली। कंपनी ने अगर एक शेयर का रेट अपना 100 रुपये रखा है, यानी कि शेयर की जो फेस वैल्यू है कंपनी ने रखा है 100 रुपये, तो कंपनी इसको कभी भी इकट्ठा नहीं मंगाती। कंपनी क्या करती है, थोड़े थोड़े करके मंगाती है। जैसे कंपनी कहती है कि कुछ पैसे एप्लीकेशन पे दे दो, कुछ पैसे अलॉटमेंट पे दे दो, कुछ पैसे फर्स्ट कॉल पे दे दो और कुछ पैसे सेकंड कॉल पे दे दो। अब ये क्या है बच्चों? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। सिंपल वर्ड्स में बच्चों हम इसको कह सकते हैं ये इंस्टॉलमेंट्स हैं। इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, कंपनी 100 रुपये इकट्ठे नहीं मंगाएगी। कंपनी क्या करेगी, थोड़े थोड़े करके मंगाएगी। जैसे मान लो कंपनी ने 25 रुपये यहाँ मंगा लिए,
एप्लीकेशन पे। फिर 2-3 महीने बाद कंपनी ने 25 फिर मंगा लिए। फिर 2-3 महीने बाद कंपनी ने 25 फिर मंगा लिए। और फिर 2-3 महीने बाद कंपनी ने 25 फिर मंगा लिए। तो कंपनी एक बार में पैसे नहीं मंगाती, कंपनी इस पैसे को कई बार में मंगवाती है। अब ऐसा क्यों, कंपनी इकट्ठा क्यों नहीं मंगवाती? तो बच्चों इसके ऊपर भी एक बात है कि कंपनी इकट्ठा क्यों नहीं मंगवाती। जब एक कंपनी नई नई बन रही होगी तो इसको इकट्ठे इतने सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। वो पहले ज़मीन ढूंढेगी कहीं पे, ठीक है, कहीं पे ज़मीन ढूंढेगी, ठीक है। ज़मीन ढूंढने के बाद क्या होगा, कंपनी कहीं पे ज़मीन ढूंढेगी और ज़मीन ढूंढने के बाद बच्चों जब ज़मीन मिल जाएगा तो फिर से बिल्डिंग बनाएगी। तो ज़मीन खरीदने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस वक्त थोड़े पैसे मांग लिए, पहली इंस्टॉलमेंट मांग ली। उसके बाद थोड़े पैसे यहाँ पर मिलने के बाद फिर उस पर बिल्डिंग बनाएगी। बिल्डिंग बनाने में थोड़े पैसे लगेंगे, तो थोड़े पैसे बाद में मांग लेगी, 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद प्लांट खरीदना पड़ेगा, मशीन खरीदनी पड़ेगी, दूसरी एसेट्स खरीदनी पड़ेंगी, फिर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर थोड़े पैसे यहाँ पे मांग लेगी फर्स्ट कॉल पे। और उसके बाद फिर रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर ये मांग लेगी सेकंड कॉल। मतलब कंपनी को जैसे जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ती जाएगी कंपनी वैसे वैसे मांगती जाएगी। यानी कि पहले ज़मीन खरीदने के लिए थोड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पहली इंस्टॉलमेंट मांगेगी, एप्लीकेशन नाम है पहली इंस्टॉलमेंट का। फिर कंपनी को बिल्डिंग बनाना है, प्लांट खरीदना है, मशीन खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी पैसों की कंपनी वैसे वैसे मांगती चली जाएगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन बोलेंगे, दूसरे को अलॉटमेंट बोलेंगे, तीसरे को फर्स्ट कॉल बोलेंगे और चौथे को सेकंड कॉल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे ऐसा लगता है ये बातें तुम्हें समझ में आ चुकी है। फिर उसके बाद एक बात और समझते हो थोड़ा सा, कि अगर तुम्हें कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, मान लो बच्चों कि तुम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तुम उस कंपनी के प्रॉस्पेक्टस खरीदोगे। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस के बारे में तुमने 11वीं क्लास में बिजनेस स्टडी में पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले तुम उस कंपनी के प्रॉस्पेक्टस खरीदोगे। ठीक है बच्चों, प्रॉस्पेक्टस एक काफ़ी अच्छी खासी मोटी बुक होती है। ठीक है, तो जब तुम उस प्रॉस्पेक्टस को खरीदोगे तो उस प्रॉस्पेक्टस में सारी बातें लिखी होगी, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन से हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी की एनुअल मीटिंग कब होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कब बुलाई जाएगी, इस तरीके से बहुत सी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। कंपनी का प्रमोटर कौन है, मतलब ये सारी बातें लिखी होगी। ठीक है, कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी, उसमें मेमोरेंडम की भी कुछ बातें लिखी होंगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की भी कुछ बातें लिखी होंगी। यानी A to Z सारी की सारी डिटेल तुम्हें उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर मिल जाएगी। कंपनी का आगे का आने वाले सालों में क्या टारगेट है, क्या गोल है कंपनी का। ठीक है, कंपनी जो किस मकसद से, किस ऑब्जेक्टिव से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रही है, ठीक है, किस चीज़ का बिजनेस है, हर एक चीज़ उसमें लिखा होगा। तो जब कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होगा तो होगा क्या, तुम उसको खरीदोगे मार्केट से, और तुम उसे खरीदने के बाद क्या करोगे, इसको अच्छे से रीड करोगे। तुम्हें लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो तुम क्या करोगे, उस कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को खरीदोगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे, तुम उस कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को खरीद लोगे। और प्रॉस्पेक्टस को तो खरीद ही रखा है। ठीक है, अगर वो तुम्हें अच्छी लगी कंपनी को, मतलब प्रॉस्पेक्टस को सारा पढ़ने के बाद तुम्हें कंपनी अच्छी लगी, तो तुम जब उसी प्रॉस्पेक्टस के बीच में बच्चों एक एप्लीकेशन फॉर्म बीच में जुड़ा होगा। इस तरीके से मान लो, इस तरीके से जब पूरा प्रॉस्पेक्टस पढ़ोगे तो बीच में एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फाड़ना है। ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, फाड़ना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फाड़ने के बाद उसमें कुछ बातें लिखी होंगी, जैसे आपका नाम, आपका पता, ठीक है, आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी बातें लिखी होंगी, जैसे आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कितने शेयर्स खरीदते हैं, आपके पैन कार्ड का नंबर मांगेंगे। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट का नंबर मांगेंगे, और भी उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में भरनी पड़ेगी। और साथ में तुमने जितने शेयर्स खरीदे उतने शेयर्स के पैसे भी लिखने पड़ेंगे। मान लो कि तुमने एप्लीकेशन में लिखा है कि मुझे 50 शेयर चाहिए, एप्लीकेशन में तुमने 50 शेयर लिखा है, तो एक शेयर तो 100 रुपये का है, और तुमने 50 शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो बच्चों, अगर तुम 50 शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हो और कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का है, तो तुम्हें कंपनी के अकाउंट में टोटल 5,000 रुपये भेजने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है?
तुम चाहते हो कंपनी के 50 शेयर खरीदना, एक शेयर 100 रुपये का, तो बताओ तुम्हें कितने रुपये कंपनी को देने पड़ेंगे? तुम्हें कंपनी को टोटल 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और बच्चों, कंपनी के अंदर कोई भी काम नॉर्मली कैश में नहीं होता, बहुत ही छोटे काम कैश में होते हैं, नहीं तो नॉर्मली बड़े बड़े सारे काम बैंक अकाउंट के द्वारा ही होते हैं। और ख़ासतौर पे शेयर कैपिटल इशू करना, मतलब शेयर इशू करना, उससे पैसा कलेक्ट करना, ये कोई नॉर्मल काम नहीं, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये काफ़ी बड़े काम होते हैं। तो इसके लिए सारे ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा ही होंगे, कैश में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो कैश में इस ट्रांजैक्शन को नहीं किया जा सकता। इसको कैसे किया जाएगा? बैंक के द्वारा किया जाएगा। वैसे पहले बैंक में ड्राफ्ट के द्वारा या सीधा कंपनी के अकाउंट में जमा करते थे पैसे को। तो अगर तुम्हें 5,000 रुपये के शेयर्स खरीदने हैं तो तुम कंपनी के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये जमा करोगे। कंपनी के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये जमा करने के बाद कंपनी के पास पैसा आ गया। कंपनी के पास पैसा आने के बाद फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि कंपनी वो शेयर्स तुम्हें दे या ना दे। कंपनी डिसाइड करेगी। कंपनी को लगता है कि हाँ तुम्हें शेयर्स दे देनी चाहिए, तो उस वक्त कंपनी तुम्हारे शेयर को अलॉट कर लेगी, यानी तुम्हारे शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाएगा और उस कंपनी में तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कंपनी तुम्हें आगे सेकंड कॉल मांग सकती है, जैसे अलॉटमेंट का पैसा मांग सकती है, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांग सकती है, सेकंड कॉल का पैसा मांग सकती है। लेकिन अगर कंपनी को तुम्हें शेयर नहीं देना होगा तो कंपनी तुम्हारे शेयर को रिजेक्ट भी कर सकती है। क्या कर सकती है? रिजेक्ट भी कर सकती है। तो वहीं पे पता चल जाएगा कि तुम्हारे शेयर्स को रिजेक्ट करेगी कंपनी या एक्सेप्ट करेगी। तो अभी मैं तुम्हें इस बात को और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। हाँ, तो बच्चों ध्यान दो, एक बात समझते हो थोड़ा सा, वो ये कि सबसे पहले पब्लिक कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को पढ़ के कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर देती है। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, तो एंट्री पास होती है, कंपनी की एंट्री पास करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पहली एंट्री कंपनी पास करेगी। इसकी नरेशन होगी बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बच्चों एक बात ध्यान रखो, हमेशा फर्स्ट एंट्री जो होगी उसमें कंपनी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा। क्या होगा? कंपनी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, फिर कंपनी अगर उसके शेयर्स को एक्सेप्ट करेगी तो कंपनी उस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो मान लेते हैं कि कंपनी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या एंट्री पास करेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों देखो, मैं फिर से एक बात समझाता हूँ। तुमने कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो तुम क्या करोगे? कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे डाल दोगे। मैंने कहा था ना कि कंपनी किस्तों में पैसे मंगाती है। जैसे किस्तों के नाम होते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, इसी तरीके से होता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ठीक है, कंपनी कई बार पैसे मंगा सकती है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए सेकंड कॉल गायब कर देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि कंपनी 3 बार भी पैसे मंगाती है, तो 25 मंगा लिए कंपनी ने एप्लीकेशन पे, और 25 मंगा लिए अलॉटमेंट पे, और 50 मंगा लिए फर्स्ट कॉल पे।
तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को डायरेक्ट रिसीव होगा। मान लेते हैं कि कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो किए हैं 1000 शेयर। तो पहली एंट्री होगी कंपनी की बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर, और एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को रिसीव होगा 25 रुपये का। तो टोटल 25,000 रुपये कंपनी के बैंक अकाउंट में आएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मैं फिर से बोलता हूँ, पब्लिक कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को पढ़ने के बाद उसके अगर 1000 शेयर खरीद लेती है तो कंपनी के अकाउंट में 1000 शेयर के पैसे आ जाएंगे। और सारे पैसे नहीं आएंगे, कंपनी सारे पैसे इकट्ठे नहीं मंगाती, कंपनी फिलहाल पहली इंस्टॉलमेंट मंगा रही है एप्लीकेशन की। तो कंपनी के अकाउंट में 1000 शेयर पे 25 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन बच्चों एक सोर्स है, एप्लीकेशन नाम से पैसा आया। रियलिटी में एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, इस अकाउंट को भी बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में तुम्हें। ठीक है, इस अकाउंट को भी थोड़ी देर में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बस एक सोर्स का नाम है। ठीक है, दूसरी एंट्री पास होगी अगर कंपनी ने उसको ये शेयर्स को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हाँ सबको शेयर्स दे देने हैं, तो उस केस में एंट्री पास होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि एप्लीकेशन का पैसा, यानी कि जो पैसा शेयर एप्लीकेशन में रिसीव हुआ था वो कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है शेयर कैपिटल अकाउंट में, और शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते ही उसके शेयर्स एक्सेप्ट हो गए हैं। इसको बोलेंगे अलॉटमेंट करना। 25,000 रुपये अलॉट हो गए। ठीक है बच्चों, यानी कि 1000 शेयर के जो पैसे आए थे 25 रुपये, ये सारा का सारा कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, एक बात और समझना, 11वीं क्लास में थोड़ा सा आते हैं, 11th क्लास की थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं। 11वीं क्लास में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते थे तो बिजनेस स्टार्ट करने की हम एक एंट्री पढ़ते थे, वो एंट्री थी कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद करो 11वीं क्लास में जब पहली एंट्री जनरल एंट्री चैप्टर पढ़ी थी, और जनरल एंट्री चैप्टर में पहला ही एंट्री होता था हमारे पास बिजनेस स्टार्ट की। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, इस तरीके से एक एंट्री होती थी। तो हम फर्स्ट एंट्री पास करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिजनेस में कैश आता था और साथ में कैपिटल भी आती थी, कैश बढ़ता था साथ में कैपिटल भी बढ़ती थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैंक में पैसा आए और साथ में कैपिटल बढ़े। ठीक है, तो पैसा कैश में या बैंक में आता था, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बच्चों कंपनी के केस में कैश अलाउ नहीं है, तो हम कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो अगर मान लो बैंक होगा तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखा जाए तो ये वही एंट्री बनी है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट है। क्रेडिट और डेबिट आपस में कट गया। ध्यान से देखो ये कौन सी एंट्री बनी, ये बन गई बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो कट गया और ये भी कट गया, क्या बचा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों क्या फ़र्क है अभी की एंट्री में और 11वीं की एंट्री में? क्या फ़र्क है? बैंक यहाँ पे भी आता है, बैंक वहाँ पे ही आता था, यहाँ भी कैपिटल है, वहाँ भी कैपिटल है। बस फ़र्क क्या है? यहाँ पर शेयर कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल का पैसा आया है वो शेयर के माध्यम से आया है, इसलिए यहाँ पर शेयर कैपिटल वर्ड आ गया। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नया नहीं बच्चों। ठीक है, तो देखा जाए तो वही एंट्री बनी है, यानी कि बिजनेस में पैसा लगाने की एंट्री बनी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री बनी है। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, शेयर एप्लीकेशन फिर डेबिट हो जाता है, आपस में कट जाते हैं, लास्ट में वही एंट्री बचती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 11वीं क्लास में भी वही एंट्री तुमने पढ़ी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पैसा शेयर के माध्यम से आता है, इसलिए यहाँ पे शेयर वर्ड लग जाता है। बाकी एंट्री सेम है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, यानी कि सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि हम 11वीं क्लास वाली ही एंट्री पास कर रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया यहाँ पर। बच्चों ये होने के बाद कंपनी अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगती है।
सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है बच्चों अलॉटमेंट। जब कंपनी शेयर को एक्सेप्ट कर लेगी, अब कंपनी कहेगी देखो अब हमें और भी हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, हमें दूसरी एसेट्स खरीदनी है, दूसरे सामान भी खरीदने हैं, हमें बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए पैसे की जरूरत है, अब हमें सारे शेयर होल्डर हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दो, और सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो गया। ड्यू का मतलब है बच्चों मांगने की डेट आ गई है। तो फिर इसकी एंट्री पास करते हैं। 1000 शेयर अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगाने हैं? 1000 शेयर पे 25 रुपये मंगाने हैं, तो यानी कि 25,000 रुपये। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी और फिर अलॉटमेंट के मांगने के बाद रिसीव हो जाएगा, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी नरेशन होगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट पे जो 25,000 रुपये मांगे थे वो 25,000 बच्चों रिसीव हो जाएंगे। 1000 शेयर था, पूरे 25 रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए बच्चों फिर से कोई नई एंट्री हमने पास नहीं की है। शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगे, ये सोर्स का नाम है, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, तो ये भी तुरंत अभी ये अलॉटमेंट अकाउंट तुरंत बंद हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री थी, मतलब पैसे मांगने की एंट्री थी। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया तो पैसा बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। देखो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट यहाँ डेबिट है और शेयर अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा? बचा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट यहाँ बच गया, बैंक अकाउंट डेबिट है, और क्या क्रेडिट है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों वही एंट्री फिर से बन गई 11वीं क्लास वाली, पैसा इंट्रोड्यूस करने की, कैपिटल लगाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही एंट्री बन गई 11वीं क्लास वाली, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट हुआ और शेयर अलॉटमेंट फिर क्रेडिट हो गया, मतलब वो अकाउंट बंद हो गया। क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, 2 बार कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ कैपिटल इंट्रोड्यूस डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें इनडायरेक्ट एंट्री पास करनी पड़ रही है। ठीक है, एक अलग बात और बता दूं बच्चों, वो क्या है सुनो। अलग बात यह है कि एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा रिसीव होता है, बैंक अकाउंट की एंट्री पहले होती है, और फिर बाद में शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है, यानी कि ड्यू की एंट्री होती है। देखो पहले बैंक की एंट्री हुई थी, बाद में शेयर कैपिटल की एंट्री हुई है। लेकिन अब क्या होगा? अब जितने भी आगे इंस्टॉलमेंट होंगे, जैसे अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, यहाँ पर पहले ड्यू की एंट्री होगी, बाद में रिसीव की एंट्री होगी, मतलब बैंक वाली एंट्री बाद में होगी। जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये पहले हो गई, और बाद में रिसीव की एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या था? पहले बैंक की एंट्री पहले हो गई थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो पहले बैंक की एंट्री हुई, बाद में ट्रांसफर की एंट्री हुई। यहाँ पर पहले ही ट्रांसफर यानी कि ड्यू की एंट्री पहले ही हो गई, और रिसीव की एंट्री बाद में हुई है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट एंट्री बनेगी 5वीं। कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल, तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन में बीइंग
फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल कितने का, 1000 शेयर। बच्चों फर्स्ट कॉल कितने का है, फर्स्ट कॉल है 50 रुपये का, इंटू 50 कितने का हो जाएगा, 50,000 का। फिर रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसकी नरेशन होगी बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। यहाँ पे कंपनी ने मांगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मांगने की सारी एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 1000 इंटू 50 क्योंकि 50 रुपये का है फर्स्ट कॉल। रिसीव की एंट्री में बैंक डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 शेयर पे पूरे 50 रुपये मिल जाएंगे, 50,000 रुपये मिल जाएंगे। मुझे फिर से एक बात समझते हैं, ये दो एंट्री थोड़ी डिफरेंट है, बाकी ये 4 एंट्री सेम है। यहाँ पे बैंक की एंट्री पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यानी कि यहाँ पे शेयर कैपिटल वाली एंट्री सेकंड नंबर पे होती है, लेकिन सब में शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले होगी। शेयर कैपिटल देखो, यानी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब शेयर कैपिटल की पहले होगी, बैंक की बाद में होगी। यहाँ पे देख लो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब यहाँ पे भी शेयर कैपिटल की एंट्री पहले हुई और बैंक की बाद में हुई। तो बच्चों इसी तरीके से कंपनी पूरे पैसे मंगा लेती है। देखा जाए तो कंपनी पर एप्लीकेशन पे 25,000 आ गए, अलॉटमेंट पे 25,000 आ गए और फिर फर्स्ट कॉल पे 50,000 आ गए। कंपनी के पास टोटल 1 लाख रुपए आ चुके हैं। तो बच्चों इसी तरीके से एंट्री पास होती है। इसके ऊपर एक सवाल मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही।